विज्ञान कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज का फैक्ट देखो, आज का फैक्ट है हमारी ध्वनि से संबंधित। देखो, ध्वनि की सर्वाधिक चाल हम कहें या फिर यूं कहें कि ध्वनि को हम सर्वाधिक अधिक तीव्रता से कहाँ सुन सकते हैं। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है इस्पात के अंदर। किस में होती है? इस्पात में। ये हमको जानकारी रहनी चाहिए। यदि इस्पात है, इस्पात की दीवारों के पास यदि हम थोड़ा बहुत भी फुसफुसाहट करेंगे तो वे बहुत ही तीव्र गति से सामने वाले को सुनाई देगी। इसलिए हम कह सकते हैं ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है इस्पात में। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र। इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं रक्त की संरचना। उसके अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं रक्त की कणिकाओं का। देखो, रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी पाई जाती हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम अध्ययन करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब आइए देखो डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले आते हैं डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? इसका नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड कार्पसेल्स, या इसे कह सकते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कार्पसेल्स, या इसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जो भी मुख्य जानकारी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले आता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। देखो, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है हमारी लाल अस्थि मज्जा में। सबसे पहले हम लिखते हैं निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। अब इसके बाद अब बात आती है डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है। देखो, डब्ल्यूबीसी का कलर ये होती है रंगहीन। कैसी होती है? रंगहीन। यह हम कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी का कलर श्वेत होता है या श्वेत रंग की होती है। ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले, जो भी याद रह जाए, ये देखो दोनों ही ठीक है। रंगहीन मीन्स होता है कलरलेस या फिर वाइट कलर। अब बात आती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता। इसका सिंपल सा आंसर है, देखो आरबीसी का रंग था कैसा? लाल। वो लाल रंग किसके कारण था? हीमोग्लोबिन के कारण। तो सीधी सी बात है, जब इसका कलर ही सफ़ेद है तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हम लिख देंगे हीमोग्लोबिन अनुपस्थित। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। देखो, डब्ल्यूबीसी का कार्य है प्रतिरक्षा करना। इसका कार्य है प्रतिरक्षा करना। मतलब इस लाइन का मतलब ये है, हमारे शरीर पर किसी भी रोगाणु ने या जीवाणु ने या वायरस ने, कोई भी जो हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, उसने हमारे शरीर पर अटैक कर दिया, तो उससे लड़ने के लिए सबसे पहले हमारे शरीर में जो भी इम्यूनिटी जो भी डेवलप होगी उसको कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। अब इसके बाद आती है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी की लाइफ कितने दिनों की होती है? देखो, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से लेकर 15 दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से लेकर 15 दिन तक होता है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी में केंद्रक। देखो, केंद्रक डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता। देखो, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
अब इसके बाद आती है WBC की संख्या। WBC की संख्या कितनी रहती है? अब देखो WBC की संख्या 4500 से लेकर लगभग 11,000 प्रति घन mm होती है। WBC की संख्या 4500 से लेकर 11,000 प्रति घन mm होती है तथा WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये कुछ मुख्य बातें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए WBC के बारे में। देखो अब आते हैं WBC के प्रकार पर। WBC कितने प्रकार की होती है, अब हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। देखो WBC होती है 2 प्रकार की। WBC 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है कणिका में और एक होती है अकणिका में। कणिका में और एक होती है अकणिका में। जो कणिका में WBC होती हैं वो पाई जाती हैं 3 प्रकार की। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 बेसोफिल, नंबर 3 इओसिनोफिल। देखो WBC का प्रकार है कणिका में WBC, और कणिका में WBC 3 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 बेसोफिल, नंबर 3 इओसिनोफिल। अब देखो जो हमारी WBC होती है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? WBC में सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल नामक कणिकाएं पाई जाती हैं। हम इसके सामने सिंपल लिख सकते हैं रक्त में सर्वाधिक मात्रा, रक्त में सर्वाधिक संख्या। रक्त में सर्वाधिक संख्या किसकी है? न्यूट्रोफिल की। अब इसके बाद आते हैं अकणिका में WBC। अब देखो अकणिका में WBC 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। इनको हम कुछ इस तरह लिखते हैं। अकणिका में WBC 2 प्रकार की पाई जाती है, मोनोसाइट व लिम्फोसाइट। देखो मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट व लिम्फोसाइट। अब देखो सुनो, मोनोसाइट होती है, इसका कार्य रहता है हमारे शरीर में कोई भी बाहर की कोई भी विदेशी चीज़ कहेंगे मुझे, उसका दूसरा नाम होता है एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। या कोई भी रोगाणु जीवाणु किसी ने भी हमारे शरीर पर अटैक किया तो ये एक्टिव हो जाती है मोनोसाइट व लिम्फोसाइट। अब देखो मोनोसाइट जो ही परिपक्व होंगी तो इनका रूप और इनका आकार दोनों ही चेंज हो जाते हैं। मोनोसाइट आगे चलकर मैक्रोफेज या इसे कहा जाता है महाभक्षक कोशिकाएं। महाभक्षक कोशिका। देखो जो मोनोसाइट्स प्रकार की WBC होती हैं वो आगे चलकर या परिपक्व होकर मैक्रोफेज यानी महाभक्षक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ये तो बात रही किसकी? मोनोसाइट के बारे में। अब हमें बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। अब देखो लिम्फोसाइट होती हैं हमारे ब्लड में 3 प्रकार की। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट, और एक और होती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक
या इन्हें हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। अब देखो क्या होता है, हमारे शरीर पर ज्यों ही किसी बाहरी जीव ने या रोगाणु ने अटैक किया तो सबसे पहले एक्टिव होती हैं लिम्फोसाइट। कौन होगा? लिम्फोसाइट। अब इनके बारे में देखो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जितने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले एक्टिव होती है लिम्फोसाइट, उसके बाद ये हमारी मोनोसाइट्स जो कि अब रूप ले चुकी है महाभक्षा कोशिका का। अब इसके बाद बात आती है हमारे जो हमारा WBC पाई जाती है, WBC में भी सर्वाधिक संख्या किसकी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल की संख्या WBC में सर्वाधिक पाई जाती है। अब यह है हमारे WBC के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है जो हमारी कणिकाएं रहती हैं रक्त में, उनका तीसरा भाग, उसे हम कहते हैं बिंबाणु। इसे हम कहते हैं बिंबाणु, या इसका दूसरा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स। देखो बिंबाणु के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में दिया हुआ नहीं है हमारे सिलेबस में, जितना है देखो कुछ लाइनें हैं। जैसे नंबर 1, इनका एक और नाम होता है बिंबाणु का, इंग्लिश में तो कहा जाता है इन्हें प्लेटलेट्स, और एक नाम होता है इन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। बिंबाणु का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। अब बात आती है इनका मुख्य कार्य। अब आपने देखा होगा हमारे कहीं भी चोट लग जाए फिर हमारा क्या रक्त निकलने लगता है, कुछ समय बाद ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाता है। क्यों? किनकी वजह से? प्लेटलेट्स की वजह। यदि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में नहीं हो या इनकी कमी हो जाए तो हमारा रक्त यदि एक बार बहना शुरू हो गया तो वो रक्त कभी भी रुकेगा नहीं बहता हुआ। ये क्यों रुकती है? बिंबाणु के कारण। अब हम बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है। रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक, थक्का जमाने में सहायक होती हैं। अब बात आती है केंद्रक। देखो मैंने सबसे पहले पढ़ाई थी आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, WBC में केंद्रक पाया जाता है। फिर आती है प्लेटलेट्स की, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। हम लिख देंगे केंद्रक अनुपस्थित। केंद्रक क्या रहता है? अनुपस्थित। अब बात आती है इनका जीवन काल कितना है, ये कितने दिनों तक जीवित रहती हैं। देखो इनका जीवन काल लगभग 10 दिनों तक होता है। कितना होता है? लगभग 10 दिनों तक। अब बात आती है हमारे ब्लड में इनकी संख्या कितनी रहती है। संख्या रहती है लगभग 3 लाख प्रति घन mm। देखो ये कुछ मुख्य बातें हैं प्लेटलेट्स के बारे में। नंबर 1, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। देखो इनके द्वारा थ्रोम्बिन व प्रोथ्रोम्बिन नामक कुछ प्रोटीन स्रावित किए जाते हैं। उनके द्वारा क्या होता है, जैसे ही हमारे ब्लड निकलना शुरू हुआ तो एक जाली नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। वो किस कारण होता है? एक प्रोटीन का स्रावन होता है, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के कारण हमारे ब्लड के ऊपर एक जाली नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है, एक तरह से ब्लड वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। इसके बाद आते हैं इसका कार्य, तो मैंने बता ही दिया, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। फिर बात आती है केंद्रक। केंद्रक प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता। इसके बाद आती है इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 10 दिन का। फिर इनकी संख्या कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन mm। इसको आप नोट कर लीजिए।
देखो, रक्त के बारे में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो ब्लड होता है, इसके अंदर कितने प्रकार के भाग पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। एक तो रहता है प्लाज्मा और एक रहता है ठोस भाग। प्लाज्मा लगभग पाई जाती है 55%, ये लगभग 45%। देखो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मेन बातें हैं वो कहाँ पे है? ठोस भाग में। अब ठोस भाग में क्या पाया जाता है? ठोस भाग में पाई जाती हैं कणिकाएं। क्या पाई जाती हैं? कणिकाएं। अब कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एक और होती है उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। कणिकाएं 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो यानी रक्त लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। फिर इनके जीवन काल की बात आती है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 1 दिन से लेकर 15 दिन तक, और प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 10 दिन तक होता है। ठीक है। उसके बाद आती है आरबीसी में। आरबीसी का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इन दोनों के अंदर ये नहीं पाया जाता। अब आते हैं आरबीसी। आरबीसी की संख्या कितनी रहती है? आरबीसी की संख्या लगभग 4.5 लाख से लेकर 5.5 लाख प्रति घन mm पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 4500 से 11,000 प्रति घन mm, जबकि प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन mm पाई जाती है। ये तो देखो इनके बारे में कुछ एक तरह का सार है, ये कंप्लीट डिटेल नहीं है, डिटेल में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समाप्त होता है हमारा रक्त। देखो अब एक नया टॉपिक आता है रक्त के अंदर। रक्त के कार्य क्या होते हैं? आखिर रक्त का निर्माण हमारे शरीर में क्यों किया जाता है? देखो सुनो, रक्त का मुख्य कार्य, सबसे मुख्य कार्य है ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करना। ऑक्सीजन को शरीर के सारे बॉडी तक पहुंचाना, जितने भी ऑर्गन हैं, और उनकी से जो भी CO2 आई, CO2 को बॉडी से बाहर निकालना। हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में O2 व CO2 का विनिमय करना। क्या कह सकते हैं? O2 व CO2 का विनिमय करना, या इनका दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं परिवहन करना। एक ही बात है। ठीक है। इसके बाद आती है अगला कार्य। जैसा मैंने लिखा है, हमारे रक्त की pH कितनी होती है? 7.4, यानी रक्त कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय होता है रक्त। रक्त क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो pH का मान होता है उसको क्या करता है? बैलेंस। pH के मान को बैलेंस करता है, मतलब pH के मान का संतुलन। यदि हमारे शरीर में अम्लीयता की मात्रा बढ़ी तो ये क्या करेगा? क्षारीयता की मात्रा बढ़ा देगा। कुल मिला के दोनों के मान को क्या रखता है? बैलेंस। इसके अलावा इसका एक और कार्य, हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियत रखना, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा या फिर बिल्कुल कम नहीं होने देता। कौन नहीं होने देता? रक्त। तापमान का नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण करना। अब एक और कार्य मैंने डब्ल्यूबीसी में बताया था। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करना। अब डब्ल्यूबीसी कहाँ पाई जाती है? रक्त में। तो सीधी बात है, जो डब्ल्यूबीसी का कार्य है वो रक्त का भी हो गया। उसे हम कह सकते हैं
शरीर की प्रतिरक्षा करना, शरीर की प्रतिरक्षा करना। और इसका एक और कार्य रहता है, हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ बने, देखो CO2 क्या है, CO2 की हमारे शरीर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। CO2 एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया है, हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। उनको बाहर निकालने में कौन सहायता करता है? रक्त। हम कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में कौन सहायक है? रक्त। ये रक्त के कुछ मुख्य कार्य हैं। नंबर 1, हमारे शरीर की pH को बैलेंस करना, शरीर का तापमान का नियंत्रण करना, उसके अलावा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, और इसके अलावा शरीर की प्रतिरक्षा करना तथा शरीर में O2 व CO2 का विनिमय या O2 या CO2 का परिवहन करना। ये सारे कार्य कौन संपादित करता है? रक्त। ये आप उतार लीजिए। इसके बाद नया टॉपिक आता है रक्त के प्रकार।